हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एसबीएम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मुखलाल यादव। आज आप लोग को मैं पढ़ाऊंगा फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, भौतिक जगत। भौतिक जगत, फिजिकल वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम लोग आज फिजिक्स का ओवरव्यू लेंगे कि भौतिकी क्या होता है, भौतिकी का क्या स्कोप है और भौतिकी का अपने समाज में क्या योगदान है, भौतिकी का प्रौद्योगिकी के लिए क्या योगदान है। ये सब चीजें आज हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं विज्ञान, कि विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान किसे कहते हैं। तो दोस्तों, विज्ञान जो है, विज्ञान ये इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं साइंस। साइंस, और ये साइंस शब्द का उत्पत्ति जो हुआ है वो लैटिन वर्ड साइंसिया से हुआ है। लैटिन वर्ड किससे हुआ है, तो साइंसिया से हुआ है। लैटिन वर्ड साइंसिया से हुआ है और इस लैटिन वर्ड का मीनिंग होता है टू नो। इंग्लिश में हम लोग इसको क्या कहते हैं, टू नो, मतलब जानना। तो किसके बारे में जानना, तो प्राकृतिक घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। प्राकृतिक घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। किताबी भाषा में इसको कहा जाए तो विज्ञान क्या है, तो विज्ञान जो है, विज्ञान प्राकृतिक परिघटनाओं का विस्तृत एवं गहनता से जानकारी प्राप्त करना, गहनता से जानकारी प्राप्त करना, गहनता से जानकारी प्राप्त करना तथा इससे अर्जित ज्ञान का उपयोग जो होगा वो हम लोग कहां करेंगे, तो भविष्य कथन के लिए करेंगे। प्राकृतिक घटनाओं के उपयोग प्राकृतिक घटनाओं के भविष्य कथन, उसके बाद की और कहां करेंगे, इससे अर्जित ज्ञान जो होगा, इस घटना का विस्तृत गहनता से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे और इससे जो ज्ञान प्राप्त होगा उसका उपयोग कहां करेंगे, तो प्राकृतिक घटनाओं का भविष्य कथन, मतलब उसका फ्यूचर में इस तरह की घटनाएं घटित होने के पहले बता देना। उसके बाद दूसरा, इसका उपयोग कहां करेंगे, तो इसका उपयोग हम लोग करेंगे रिसर्च में। रिसर्च मतलब संशोधन में, रिसर्च में करेंगे। और क्या करेंगे, ऐसे घटनाओं को नियंत्रण में करेंगे, नियंत्रण। इससे अर्जित ज्ञान का उपयोग प्राकृतिक घटनाओं का भविष्य कथन, संशोधन तथा नियंत्रण में करते हैं। तो विज्ञान क्या है, तो विज्ञान जो है वो प्राकृतिक घटनाओं का एक विस्तृत और गहनता से जानकारी प्राप्त करना और उससे जो अर्जित ज्ञान होगा फिर से उस तरह की घटनाओं के भविष्यवाणी करना, उसका रिसर्च करना और उस तरह की घटनाओं को नियंत्रण कैसे जाए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। अब इन प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक मेथड है जिसे हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक विधि। तो कोई भी प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने के लिए जो वैज्ञानिक विधि है वो नियमबद्ध चरण है। वो कौन कौन से चरण है, तो वैज्ञानिक विधि क्या है, तो कोई भी घटना का अध्ययन करने का एक क्रमबद्ध तरीका होता है, वो कहलाता है उसका वैज्ञानिक विधि। और ये वैज्ञानिक विधि के जो क्रमबद्ध तरीके हैं, जो स्टेप हैं, वो
पहला है प्रेक्षण। पहला क्या है? प्रेक्षण। प्रेक्षण क्या होता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के मतलब क्या समझते हो? तो जो भी घटनाएं घटित होती है उसके बारे में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि ये घटनाएं में घटित कैसे हो रही है, क्या क्या हो रहा है इस दौरान, जो भी प्राकृतिक घटना घट रहा है उस दौरान क्या क्या हो रहा है, कौन कौन सी फेनोमेनाएं यहाँ घटित हो रही है, यहाँ का तापमान क्या है, यहाँ का प्रेशर क्या है, इस चीजों के, इस ऐसे चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अध्ययन करते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेक्षण करते हैं। प्रेक्षण के मतलब समझ में आ रहा है? जैसे मैं बोल दूं कि सेब जो है वो पेड़ से नीचे गिर रहा था, तो न्यूटन साहब ने इसको क्या किया? देखा। तो ये सेब का गिरना घटना है, प्राकृतिक घटना है, और न्यूटन साहब ने इसको देखा, वो क्या है? प्रेक्षण है कि ये पेड़ से ये सेब जो है वो क्यों नीचे गिर रहा, यही क्या है? प्रेक्षण है। और प्रेक्षण के बाद जो है उसके बाद दूसरा स्टेप जो है वो क्या है? तो नियंत्रित प्रयोग है। नियंत्रित प्रयोग है। ये स्टेप क्या कहता है? तो नियंत्रित प्रयोग के मतलब होता है कि जो प्रैक्टिकल, जो घटना यहाँ पर देखा, उसे घटना को प्रयोगशाला में जाके सेम सिचुएशन क्रिएट करके प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? नियंत्रित प्रयोग। मतलब यहाँ पर जो सेब गिर रहा है, इसी तरह का सिचुएशन क्रिएट कर, प्रयोगशाला में जाकर सिचुएशन क्रिएट करके सेम प्रयोग को दोहराना ही क्या कहलाता है? नियंत्रित प्रयोग। और इस नियंत्रित प्रयोग के बाद जो रिजल्ट आया, वो तीसरा स्टेप क्या है? तो उस परिणाम का, जो परिणाम आया, जो रिजल्ट आया, उस रिजल्ट का हम लोग क्या करते हैं? गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण करते हैं। मात्रात्मक विश्लेषण करते हैं। वैज्ञानिक विधि का तीसरा स्टेप है क्या? तो जो नियंत्रित प्रयोग से जो रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट का गुणात्मक और मात्रात्मक क्या करेंगे? विश्लेषण करेंगे कि इसमें क्या रिजल्ट मिला और कैसा रिजल्ट मिला। तो ये इसका क्या हो गया? गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण। उसके बाद इस गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण के बाद जो भी रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट के आधार पर हम लोग क्या करेंगे? एक सूत्र तैयार करेंगे, एक फॉर्मूला तैयार करेंगे। और इस फॉर्मूला का मतलब यहाँ पर हम लोग इस गुणात्मक मात्रात्मक विश्लेषण के बाद हम लोग गणितीय विश्लेषण करेंगे। क्या करेंगे? गणितीय विश्लेषण करेंगे या गणितीय प्रतिरूपण। गणितीय प्रतिरूपण कहने का मतलब यहां से जो रिजल्ट मिला, नियंत्रित प्रयोग का रिजल्ट का गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण के बाद जो भी रिजल्ट मिला, उसका हम लोग उसके आधार पर एक फॉर्मूला तैयार करेंगे। जैसे यहाँ न्यूटन साहब ने क्या किया? ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व करने के बाद प्रयोगशाला में गया और उन्होंने अलग अलग द्रव्यमान के वस्तुओं को लेकर सेम प्रयोग किया, और उन्होंने प्रयोग में क्या पाया कि यदि प्रत्येक का द्रव्यमान अलग अलग है, m1 है, m2 है, m3 है, तो अर्थ जो होगा इस पर जो फोर्स लगाएगा वो कितना लगाएगा? mg लगाएगा। मतलब m1g होगा फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए m2g, थर्ड के लिए m3g। और इस गुणात्मक मात्रात्मक विश्लेषण के बाद उन्होंने क्या किया? एक मैथमेटिकल फॉर्मूला तैयार किया कि अर्थ जो है वो किसी भी बॉडी को कैसे फोर्स से खींचेगा, तो कितने फोर्स से खींचेगा? तो F = mg से खींचेगा। तो ये इसका क्या हो गया? गणितीय प्रतिरूपण हो गया। यहां तक तो समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद गणितीय प्रतिरूपण के बाद आता है भविष्य कथन। ये भविष्य कथन क्या है? तो भविष्य कथन यह है कि जब हमें गणितीय फॉर्मूला मिल गया, गणितीय प्रतिरूपण हम लोग कर लिए, मतलब एक सूत्र मिल गया, तो अब हमें इस प्रकार की घटनाओं को अध्ययन करने के लिए दोबारा प्रयोग करने का कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास पहले प्रयोग से एक गणितीय सूत्र मिला, और इस गणितीय सूत्र के आधार पर दूसरे वस्तुओं के बारे में भी कह सकते हैं कि वो जो है कोई बॉडी है, उसको यदि कोई बॉडी 10 kg का है तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? तो F = 10g लगेगा।
और यही उसका क्या है, भविष्य कथन, कि इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग क्या कर लेंगे, अब आगे हम लोग पूरा ही इतना प्रयोग नहीं करेंगे कि जो फॉर्मूला मिला है उस फॉर्मूले के आधार पर हम क्या कर लेंगे, प्रयोग, इस फॉर्मूले के आधार पर गणना करेंगे। और यही होता है क्या, भविष्य कथन। मतलब भविष्य में अब इस तरह के प्रयोग दोहराने की जरूरत नहीं है, ये प्रयोग हम लोग कर लिए और इस प्रयोग करने के बाद एक फॉर्मूला आया। अब अगला घटना के बारे में अध्ययन करने के लिए हमें पुनः प्रयोग करने का कोई जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले के आधार पर उसके बारे में कर सकते हैं। और उसके बाद छठा स्टेप है, वो क्या है, तो सिद्धांतों का सत्यापन है। छठा स्टेप क्या है, तो सिद्धांतों का सत्यापन है। ये सिद्धांतों का सत्यापन क्या है, तो जो भी प्रकृति में, जैसे मैं बोलूं F इक्वल टू क्या था, G(m1)(m2) अपॉन r², एक गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है। तो इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत तैयार किया कि यदि अपने पास दो बॉडी है M1 और M2, और ये दोनों बॉडी कितने दूरी पर है, r दूरी पर है, तो प्रत्येक ब्रह्मांड में जितने भी वस्तु है वो अब एक दूसरे को एक बल से आकर्षित करते हैं जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, और वो कितना होता है, तो G(m1)(m2) अपॉन r² होता है। और उन्होंने इस प्रयोग के आधार पर क्या किया, एक सिद्धांत तैयार किया, और ये सिद्धांत का ये जितने भी प्रकृति में जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे इसका पालन करेगा। तो इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने सिद्धांतों का क्या कर दिया, सत्यापन कर दिया। और ये 6 स्टेप से हम लोग किसी भी प्राकृतिक घटना का अध्ययन करेंगे, और वही अध्ययन क्या कहलाएगा, वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि के कितने स्टेप हैं, तो 6 है। प्रेक्षण, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, प्रेक्षण करेंगे, फिर क्या करेंगे, नियंत्रित प्रयोग करेंगे, फिर क्या करेंगे, गुणात्मक मात्रात्मक विश्लेषण, गणितीय प्रतिरूपण मतलब फॉर्मूला लिखेंगे, और इस रिजल्ट के आधार पर फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसका भविष्य में जो भी वैसी घटनाएं घटित करेगी उसका दोबारा प्रयोग न करके इस फॉर्मूले के आधार पर गणना करेंगे। और लास्ट जो स्टेप है वो क्या है, जो भी सिद्धांत है ये सारे जो प्रेक्षण के बाद यहां तक जो गणितीय प्रतिरूपण आया वो इस सिद्धांत का क्या करेगा, सत्यापन करेगा। तभी हम लोग इस घटना को क्या कहेंगे कि ये वैज्ञानिक विधि द्वारा इस घटना का सत्यापन कर सकते हैं। अन्यथा यदि ये सारे स्टेप का पालन हम नहीं करेंगे, जैसे मैं एक घटना बोल दूं कि एक तांत्रिक किसी भूत को भगा रहा है, झाड़ फूक के द्वारा क्या कर रहा है, भूत को भगा रहा है, तो क्या ये घटना प्राकृतिक घटना होगा, तो ये घटना प्राकृतिक घटना नहीं होगा, क्योंकि इसका कोई प्रेक्षण, कोई नियंत्रित प्रयोग नहीं है, और ना इसका कोई गुणात्मक मात्रात्मक विश्लेषण है। तो इस तरह की घटनाओं को हम लोग प्राकृतिक घटना ना मान करके इसे हम लोग क्या मानते हैं, एक प्रकार का अंधविश्वास मानते हैं। तो ये अंधविश्वास हो जाता है। तो विज्ञान किस चीजों को परिभाषित करता है, तो ये सभी स्टेपों को परिभाषित करता है, और वही घटनाएं वैज्ञानिक घटनाएं कहलाएगी जो ये 6 स्टेप का क्या करेगा, सत्यापन करेगा। तो ये था अपना क्या, वैज्ञानिक विधि। आगे हम लोग पढ़ेंगे विज्ञान का वर्गीकरण। ये विज्ञान का वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो हम देखें धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे मानव दिमाग विकसित होता गया, तो मानव दिमाग विकसित होने के साथ साथ रिसर्च भी बढ़ते गए, मतलब अपने पास जो डेटा था वो भी बढ़ता गया, और एक साथ सभी के बारे में अध्ययन, सभी विषयों के बारे में अध्ययन करना क्या होने लगा, बहुत डिफिकल्ट होने लगा। और इसी के लिए विज्ञान को आगे क्या कर दिया गया, क्लासिफाई कर दिया गया, और आगे विज्ञान को 3 विषय में बांट दिया। और पहला विषय है भौतिकी, पहला विषय क्या है, भौतिकी, और दूसरा विषय है रसायन विज्ञान, और तीसरा जो है वो है क्या, तीसरा है अपना जीव विज्ञान। जीव विज्ञान हम लोग मूलतः अभी फिजिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, भौतिकी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। तो यहां पर शब्द आता है फिजिक्स। ये फिजिक्स क्या होता है, जो हमें पढ़ना है, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो ये फिजिक्स क्या होता है, तो भौतिकी क्या है, तो आइए जानते हैं कि भौतिकी क्या है। तो भौतिकी शब्द जो है वो इंग्लिश में उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। और ये फिजिक्स जो है ये ग्रीस भाषा का, ये ग्रीस भाषा का शब्द है, सॉरी
फिजिक्स इंग्लिश शब्द है, फिजिक्स क्या है, इंग्लिश शब्द है, और ये शब्द का उत्पत्ति जो हुआ वो ग्रीस भाषा से हुआ। किससे हुआ है, ग्रीस भाषा। और ग्रीस भाषा में एक शब्द था फ्यूसिस, PHUSIS। इस फ्यूसिस शब्द से ही उत्पत्ति हुआ किसका, फिजिक्स का। और ये फ्यूसिस का मतलब होता है क्या, तो नेचर। क्या होता है, नेचर। नेचर में कहने का मतलब प्रकृति, प्रकृति। तो फिजिक्स मतलब प्रकृति, और प्रकृति कहने का मतलब प्रकृति जो है वो दो चीजों से मिलकर बना, एक होता है मैटर और दूसरा होता है एनर्जी। फर्स्ट है वो मैटर है और दूसरा क्या है, एनर्जी है। मतलब मैटर को हम लोग कहते हैं द्रव्य और एनर्जी मतलब ऊर्जा। तो प्रकृति जो है वो किससे बना हुआ है, तो द्रव्य और ऊर्जा के सम्मेलन से बना हुआ है। तो फिजिक्स क्या है, तो द्रव्य और ऊर्जा का एक नियमबद्ध तरीके से अध्ययन ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। किसका, मैटर एंड एनर्जी का एक क्रमबद्ध तरीके से, एक नियमबद्ध तरीके से अध्ययन क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। मतलब फिजिक्स क्या है, तो स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ। मतलब प्राकृतिक और इसके नियमों के बारे में अध्ययन ही क्या कहलाता है, भौतिकी कहलाता है। और प्रकृति किन चीजों से बना हुआ है, तो मैटर और एनर्जी से बना हुआ है, मतलब द्रव्य और ऊर्जा से बना हुआ है। तो द्रव्य और ऊर्जा का के नियमों का अध्ययन ही क्या कहलाएगा, फिजिक्स कहलाएगा। तो यह था क्या, भौतिकी। अब भौतिकी के अलावा आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे इसके विचार, भौतिकी के अध्ययन के कौन कौन से विचार आए। तो हम लोग पढ़ते हैं भौतिकी के अध्ययन के विचार क्या हैं। तो भौतिकी के अध्ययन के दो प्रमुख विचार है, एक विचार है एकीकरण और दूसरा विचार है न्यूनीकरण। भौतिकी अध्ययन के कितने विचार, तो दो विचार। पहला क्या है, तो एकीकरण है, पहला विचार जो है वो क्या है, एकीकरण है, और दूसरा क्या है, न्यूनीकरण। न्यूनीकरण, एकीकरण को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में यूनिफिकेशन, यूनिफिकेशन, और इसको कहते हैं रिडक्शनिज्म, रिडक्शनिज्म। तो यूनिफिकेशन क्या है, तो यूनिफिकेशन जो है ये बताता है हमें कि प्रकृति में जितने भी घटनाएं घटित होता है उन सभी घटनाओं को किसी एक ही नियम के द्वारा व्याख्या करना क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। सभी घटनाओं को क्या करना, एक ही सिद्धांत के द्वारा क्या करना, सत्यापन करना, क्या कहलाएगा, एकीकरण। प्रकृति में जितने भी बल है उन सभी बलों को किसी एक सिद्धांत के द्वारा क्या कर देना, बांध देना, जोड़ देना, क्या कहलाता है, एकीकरण। एकीकरण मतलब सबको जोड़ देना। और न्यूनीकरण क्या है, तो न्यूनीकरण हमें बताता है कि प्रकृति में यदि कोई बहुत जटिल सिस्टम है, बहुत जटिल निकाय है, तो उस जटिल निकाय को अलग अलग भागों में बांट देना और उस प्रत्येक भाग का अलग अलग अध्ययन करना क्या कहलाता है, न्यूनीकरण। जटिल निकाय को अलग अलग भागों में बांटना और उस प्रत्येक भाग का एकदम गहनता से अध्ययन करना क्या कहलाता है, न्यूनीकरण। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं कि अपने पास एक गाड़ी है, इस गाड़ी के प्रत्येक पार्ट के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले इसके प्रत्येक पास गाड़ी के पहिया है, गाड़ी का इंजन है, गाड़ी के स्टीयरिंग है, सीट है, छत है, उसके प्रत्येक पार्ट को हम लोग अलग अलग अध्ययन करेंगे। तो यही क्या कहलाएगा, अलग अलग अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, न्यूनीकरण। और यूनिफिकेशन क्या है, तो आप लोग पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे मैक्सवेल के नियम। तो मैक्सवेल ने क्या किया, तो मैक्सवेल ने पहले जो था विद्युत बल अलग माना जाता था, विद्युत बल अलग माना जाता था और चुंबकीय बल अलग माना जाता था। उन्होंने मैक्सवेल साहब ने प्रयोग किया और प्रयोग करके ये क्या किया, चुंबकीय बल और विद्युत बल को एक ही
सिद्धांत के द्वारा क्या कर दिया, सत्यापित कर दिया कि ये दो अलग अलग चीजें नहीं है, ये दोनों एक ही चीज है। तो चीजों को जोड़कर क्या किया, एक ही सिद्धांत में जोड़ दिया, और यही क्या कहलाता है, यूनिफिकेशन। तो यूनिफिकेशन और न्यूनीकरण का मतलब आप समझ ही गए होंगे। आगे आता है भौतिक के प्रायोजन। भौतिक के प्रायोजन करने का मतलब भौतिक के क्या क्या स्कोप है। तो भौतिक के जो स्कोप है वो आइए जानते हैं हम लोग। स्कोप कहने के मतलब हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इससे हमें क्या क्या जानकारी मिलने वाली है। तो भौतिक के प्रायोजन में, भौतिक के प्रायोजन में इसको स्कोप में हम लोग जानकारी क्या मिलेगा, तो इसमें मिलेगा कि हमें जो 2 साल में 11th और 12th में पढ़ना है भौतिकी में, वो क्या क्या पढ़ना है। बात समझ में आया। तो भौतिकी के प्रायोजन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो हमें अभी मतलब आने वाले 2 साल में क्या क्या पढ़ेंगे वो इसी में जानेंगे। और इसको भौतिक के प्रायोजन के 2 प्रमुख क्षेत्र हैं, मतलब इसके 2 स्कोप है। भौतिक के कितने स्कोप है, तो 2 स्कोप है। एक होता है मैक्रोस्कोपिक, एक होता है मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। एक क्या है, मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा क्या है, माइक्रोस्कोपिक। भौतिक के कितने स्कोप है, तो 2 स्कोप है। पहला स्कोप क्या है, मैक्रोस्कोपिक, और दूसरा क्या है, माइक्रोस्कोपिक। ये मैक्रोस्कोपिक क्या है, तो मैक्रोस्कोपिक को हिंदी में हम लोग कहते हैं स्थूल, और माइक्रोस्कोपिक को हम लोग क्या कहते हैं, सूक्ष्म। सूक्ष्म क्षेत्र और स्थूल क्षेत्र और सूक्ष्म क्षेत्र। ये स्थूल क्षेत्र और सूक्ष्म क्षेत्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं, और सूक्ष्म क्षेत्र। तो स्थूल क्षेत्र में हम लोग जो भी प्राकृतिक में घटनाएं घटित हुई अभी तक, खगोलीय घटनाएं जितने भी घटित हुए हैं, पृथ्वी पर जो घटनाएं घटित हुए हैं, वो सभी चीजों का जो अध्ययन है वो हम लोग कहां पढ़ेंगे, मैक्रोस्कोपिक में पढ़ेंगे। और इसी को हम लोग कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स। क्या कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स हिंदी में इसको कहा जाता है चिर सम्मत भौतिकी। चिर सम्मत भौतिकी, क्लासिकल फिजिक्स। इसमें हम लोग क्या, क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो यांत्रिकी भौतिकी के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये यांत्रिकी भौतिकी क्या है, तो द्रव्यमान और ऊर्जा के बारे में जो अध्ययन करेंगे, मोशन रहेगा इसमें, गति रहेगा। प्रकाश के बारे में जो अध्ययन करेंगे, प्रकाश के बारे में अध्ययन करने के बाद ऊष्मा के बारे में जो अध्ययन करेंगे, वो सभी कहाँ आएंगे, तो मैक्रोस्कोपिक में आएंगे। दूसरा माइक्रोस्कोपिक क्षेत्र में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में, मॉडर्न फिजिक्स। ये मॉडर्न फिजिक्स क्या है, तो मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो परमाणु के बारे में पढ़ते हैं। परमाणुीय भौतिकी, परमाणुीय भौतिकी। और दूसरा क्या है, आणविक भौतिकी, आणविक भौतिकी। और क्या पढ़ेंगे इसमें, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये इसका सूक्ष्म क्षेत्र, किसका, तो भौतिकी का। ये स्थूल क्षेत्र है। और क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो इसका 4 पार्ट हम लोग बांटे हैं। ये क्या, मैकेनिक्स। मैकेनिक्स कहने का मतलब यांत्रिकी। दूसरा है इसका, दूसरा जो पार्ट है चिर सम्मत भौतिकी का, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तीसरा जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को हिंदी में कहते हैं विद्युत चुंबकत्व, विद्युत चुंबकत्व भौतिकी। और तीसरा जो है वो है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स को हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रकाशिकी। और चौथा जो है ये है अपना थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। इसको हम लोग ऊष्मागतिकी कहते हैं।
स्थूल क्षेत्र का जो पार्ट है वो क्लासिकल फिजिक्स है और सूक्ष्म क्षेत्र का पार्ट जो है वो मॉडर्न फिजिक्स है। और क्लासिकल फिजिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, चिरसमत भौतिकी में तो मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब यांत्रिकी, उसके बाद विद्युत चुंबकत्व, प्रकाशिकी और उष्मागतिकी। मैकेनिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, तो मैकेनिक्स में हम लोग किसी भी पदार्थ की गति के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका गति प्रकाश की गति से बहुत कम होगा, वो सब्जेक्ट में हम लोग क्या मैकेनिक्स जानते हैं। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रिक करंट और इससे रिलेटेड घटनाएं, जितना भी चार्ज से रिलेटेड घटनाएं जो भी है उसके बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। उसके बाद ऑप्टिक्स में हम लोग पूरा का पूरा प्रकाश के बारे में जानेंगे और थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग टेम्परेचर, हीट मतलब उष्मा, ताप, ये सभी के बारे में जानेंगे। तो ये अपना हो गया मैक्रोस्कोपिक क्षेत्र। फिजिक्स का दूसरा क्षेत्र क्या है, माइक्रोस्कोपिक, और माइक्रोस्कोपिक को ही हम लोग क्या कहते हैं, मॉडर्न फिजिक्स। और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, तो इसमें परमाणुीय भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे कि परमाणु की संरचना कैसी हुई है, इससे क्या क्या कैसे बना हुआ है, ये सभी। आणविक भौतिकी के बारे में पढ़ेंगे, नाभिक के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें एक और आता है क्वांटम फिजिक्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सभी, ये दो इसके भौतिक के क्षेत्र है, ये स्कोप है। तो आज हम लोग इतना रहने देते हैं, बाकी अगले लेक्चर में जानेंगे कि इसका समाज में, भौतिकी का समाज में क्या योगदान है, अपने प्रौद्योगिकी के विकास में भौतिकी का क्या योगदान है। तो आप ये इस वीडियो को देखकर जो भी यदि अच्छा लगे तो आप लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद। कल मिलेंगे फिर से अगले लेक्चर में।